नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। कोरोना महामारी विषय पर खरी बात न्यूज चैनल के कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे साथ हैं जिले के युवाओं में बेहद लोकप्रिय स्वयंसेवी सामाजिक संस्था नया सवेरा ट्रस्ट के प्रमुख, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पिछली बार बबीना विधानसभा से चुनाव लड़ने और शानदार प्रदर्शन करने वाले यशपाल सिंह यादव से। यादव जी, यशपाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल खरी बात। नमस्कार जी। यशपाल जी, हमको जनमानस के कोरोना से रिलेटेड जो सवाल हैं, जो उनके कंफ्यूजन्स हैं, उनसे रिलेटेड आपसे बात करना चाहते हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो कोरोना की पहली लहर थी वो उतनी भयावह नहीं थी, लेकिन जो दूसरी लहर आई है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह साबित हुई है। लोगों को काफ़ी उसने जानलेवा तरीके से साबित किया है अपने आप को। तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब पूरी दुनिया में पहली लहर आई थी तब हमारे यहाँ केसेस कम भी थे और इतना फास्ट स्प्रेड नहीं हो रहा था कोरोना। लेकिन धीमे धीमे जैसे ही हम लोगों ने थोड़ी लापरवाही शुरू की और इलेक्शंस में और जो सोशल इवेंट्स हुए इंडिया में, उसके बाद ये बहुत तेज़ी से फैलने लग गया और अप्रैल में आके ये बहुत ख़तरनाक रूप ले लिया और हमारी तैयारी भी पूरी नहीं थी, तो उस वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। यशपाल जी, जो हमने देखा कि पहली लहर में जो दो समस्याएं थी वो बहुत मुख्य रूप से उभरी थी। पहली थी प्रवासी मजदूरों के पलायन की समस्या और दूसरी थी हमारे खुद के आसपास के जो लोग थे, उनकी जो मरीज थे, उनकी जांच और उन्हें उपचार पहुंचाना। लेकिन जो दूसरी लहर थी उसमें देखा जाए तो इतना ज़्यादा प्रवासी मजदूरों की तो समस्या रही नहीं, उनकी पलायन की समस्या नहीं रही, लेकिन जो मेन समस्या रही वो लोगों को जांच उनकी कराना, उन्हें उपचार पहुंचाना, ये रही। तो इस पर आप क्या नज़रिया रखते हैं कि अभी भी, उसके बाद भी, एक समस्या होने के बाद भी जो सरकार थी उसने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया कि जो लोग थे, इतने लोगों ने अपने लोगों की जान गंवा दी, इतने लोगों को समस्याएं हुई और दर दर वो भटकते रहे। जी बिल्कुल। पिछली बार हमने देखा कि मजदूरों का पलायन काफ़ी बड़े स्तर पे हुआ, क्योंकि पिछली बार रेलवे और बसेस और जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे सब बंद थे। इस बार सारे खुले हुए हैं, तो लोगों को वो दिक्कत तो नहीं हो रही है। जहाँ तक बात मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की है, हाँ, ये हमारी बहुत बड़ी चूक रही है। लोगों ने बहुत बुरा समय देखा। देश के लोग टैक्स देते हैं तो इसी दिन के लिए देते हैं कि कल कोई भी उन पे आपदा आए तो सरकार उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे, एक अच्छे स्कूल मिले, एक अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और इससे हमारे पूरे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुलती है कि हम लोग बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं अपने लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए। और ये किसी एक पार्टी की नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये दशकों से चली आ रही कमियों की वजह से आज ऐसा हो रहा है। मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा, लेकिन हम लोगों ने कभी विकास पे ध्यान नहीं दिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उन चीज़ों को इतनी प्राथमिकता कभी दी नहीं गई हमारे सिस्टम में, ना इन प्राथमिकताओं पे कभी चुनाव हुए। तो आज जब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, तो आज इन ज़रूरतों के अभाव में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मेडिकल कॉलेज में जाके लोगों को ऑक्सीजन जैसी बेसिक चीज़ नहीं मिल पाई, बेड नहीं है अवेलेबल, लोगों के पास वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात है, बहुत कम लोगों को अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो दवाओं का अभाव, हर एक चीज़। तो ये हमारा सिस्टम, हमारे गवर्नमेंट के मैनेजमेंट हर एक चीज़ पे सवाल उठाता है। और जाहिर सी बात है, जो आज सत्ता में है उनकी अकाउंटेबिलिटी भी है। जो लोग सवाल कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग आज, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे उनसे तो कोई सवाल नहीं कर सकता आज के समय पे, तो जो अकाउंटेबल है हर चीज़ के लिए उसी से सवाल किए जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को भी इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनली इसको नहीं लेना चाहिए और मैनेजमेंट अच्छे से अच्छा करने पे और सुविधाएं बढ़ाने पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्योर करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उस पर पर्सनली लेके और दूसरों पे उन पे सवाल करें। ये हमारा फेल्योर है, मैं मानता हूँ, ये लंबे समय का फेल्योर है, ऐसा नहीं है। पिछले 2 दशकों में हमने शायद कहीं हम पीछे छूट गए, जिसकी वजह से आज हमारे पास इतनी हॉस्पिटल और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम अपने लोगों का इलाज कर पाएँ। लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे लिए। यशपाल जी, जैसे हमने देखा जो पहली लहर थी वो भयावह फिर भी थोड़ी बहुत थी
और उसके बाद उस पर काबू पा लिया गया था। पर फिर भी जैसे कि हम जानते हैं, आप इतने शिक्षित हैं तो आप WHO की इंपॉर्टेंस को समझते होंगे, और वो बार बार हमें कंटिन्यूसली आगाह करता रहा कि हमें जो दूसरी लहर आने वाली है वो बहुत भयावह होगी और इसको हमें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार ने, हमें नहीं लगता कि इतने ज़्यादा मतलब कुछ कड़े इंतज़ाम किए, मतलब सरकार ने जो भी इंतज़ाम किए वो इतने कड़े नहीं रहे या उन्होंने इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं की। क्या हुआ ऐसा कि आपको लगता है कि लोग इतने ज़्यादा भटकते हुए दिखाई दिए? ये बेसिकली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ओवरऑल मैनेजमेंट फेल्योर है, बीमारी का डर ज़्यादा बनाया गया, अवेयरनेस कम दी गई। लोग अस्पताल में जाके आज जो माहौल बना हुआ है, आज भी बहुत नेगेटिव माहौल बना हुआ है बीमारी को लेके। अवेयरनेस नहीं है कि बीमारी जब हो रही है तो क्या ट्रीटमेंट लेना है। जब लोग 8-10 दिन बाद सफ़र कर लेते हैं, उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तब अस्पताल की तरफ भागते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आज एक परसेप्शन बना हुआ है कि अगर हम अस्पताल में एडमिट हुए तो हम मर जाएंगे। तो इसीलिए ये जितनी भी ये नेगेटिव चीज़ें हैं ये पहले हटानी होगी, इसको बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा और कोशिश करनी चाहिए कि लोग घर पे ही क्योर हो जाएं, अस्पताल तक आने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि हमारे पास उतना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसके लिए एक प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है, जो कि जिस पे इन लोगों को काम करना चाहिए। और जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग हैं या जिनका ऐसा ट्रैक रहा है, जिन्होंने इस तरीके से इस फील्ड में काम किया है, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, उन्हीं लोगों की टीम बना के इसको मॉनिटर करना चाहिए। यशपाल जी, जैसे हमने देखा कि केंद्र में और प्रदेश में दोनों में भाजपा सरकार है और जो भी है लोगों ने इतनी ज़्यादा समस्याएं उठाई हैं, तो क्या लगता है आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है उनको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा? बिल्कुल, लोगों में नाराज़गी तो है, लेकिन हम इस चीज़ को लेके कि सिर्फ कोरोना को लेके, ये तो एक आपदा है और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने आप को भी पूरी हर राजनेता अपने जिम्मेदार है। मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग पहले सत्ता में रहे, जो अभी हैं और जो पिछले 20 साल से पहले भी रहे, कि कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है, हम लोगों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और आने वाले, हाँ, लेकिन आज जो सरकार में है वो ज़्यादा अकाउंटेबल हैं, लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम इस पर राजनीति ना करके अभी तो हमें सब लोगों को एक साथ मिलके काम करना चाहिए और इस सिचुएशन से बाहर निकालना है अपने देश को। जैसे कि हम जानते हैं यशपाल जी कि आप एक NGO भी चला रहे हैं, नया सवेरा, और वैसे भी आप एक पूरे जनपद की जानी मानी शख्सियत हैं, आपको सब जानते हैं। तो आपसे काफ़ी लोगों ने मदद की गुहार लगाई होगी ऐसे समय पर, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आपसे अप्रोच करने की कोशिश की होगी। तो ऐसे लोगों की आपने किस तरीके से उन्हें मतलब मदद पहुँचाई, कैसे आपने उनको हर समय पर आप उपलब्ध रहे? हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया कि जो भी चीज़ें हैं लोगों तक हम लोग डायरेक्ट पहुंचाएं। तो हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर हमारा है, इसमें लोगों को जो प्रिस्क्रिप्शन है अगर वो व्हाट्सएप करते हैं तो हमारे लोग जाके उनके घर तक मेडिसिन डिलीवर करते हैं। इसके बाद अगर किसी को कुछ मेडिसिन मतलब शहर में आके लेनी है तो हमने यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स बता रखे हैं कि वहाँ पे जाके वो ले सकते हैं। हमारा NGO उनका पेमेंट करता है, निःशुल्क दवाएँ हम दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बराबर मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन देने का भी काम किया हमने, अभी हमने रिसेंटली डोनेट किया है और बीच बीच में आती रहती है। तो और जो गांव के लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमारे NGO को फ़ोन करते हैं, जिनको पता नहीं है बीमारी के बारे में या हम कैसे हॉस्पिटल जाएं, कैसे डॉक्टर हमें देखेगा, क्या पूरा ट्रीटमेंट चलेगा, तो उसके लिए भी हम लोगों की मदद करते हैं, उनको एडमिट कराने में मदद करते हैं, हमारे लोग जाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो जो प्रयास हमसे हो पा रहा है, और जो चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको शुरू में ही ख़त्म किया जाए, तो शुरू में ख़त्म करने के लिए हमने सबसे बड़ा प्रयास किया है कि लोगों को तुरंत अगर किसी को सिम्टम आ रहा है उनकी टेस्टिंग करवा के, डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के उनको घर पे ही दवा दे रहे हैं ताकि पहले दिन से उनका इलाज चालू हो जाए और उन्हें आगे सफ़र ना करना पड़े, उन्हें अस्पताल तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। यशपाल जी, खरी बात चैनल के माध्यम से आप जनमानस से, अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, हमारी पूरी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से ही अपील करूंगा। जनता तो अभी त्रस्त है और जनता बहुत परेशान है। मैं सभी से यही अपील करूंगा कि हमारी ये कुर्सियां, हमारा ये सिस्टम, ये सब इसी जनता के लिए बना है और अगर हम इन्हीं को नहीं बचा पाए तो हमारा इन कुर्सियों पे और ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बैठने का। तो आज कहीं ऐसा ना हो भविष्य में कि लोग हम लोगों पे से एकदम विश्वास खो बैठे। वैसे भी लोग कम विश्वास करते हैं आज की डेट में,
और ऐसा समय देखने के बाद कहीं लोगों का विश्वास ना उठ जाए। तो ऐसे काम कीजिए सब लोग, इसी जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए कि लोगों का आप पे विश्वास बना रहे, सिस्टम पे विश्वास बना रहे और इस देश की अखंडता और एकता पे विश्वास बना रहे। यशपाल जी, कोरोना के वक्त में ही खरी बात चैनल जो है वो उभरा है और काफ़ी लोगों की भी उसने मदद करने की कोशिश की। हमारी पूरी टीम जो है वो निरंतर लगी रही कि लोगों को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जितनी भी लीड्स हमसे हुई हमने पहुंचाई उन तक और हर प्रकार की हमने उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश की। तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं? बिल्कुल, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि भाई सब लोग खरी बात चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। और जैसे कि आपका एक नया वेंचर है और आप यंगस्टर हैं, तो हम लोगों का प्रयास रहता है और देश के लोगों को भी हमारे समाज के लोगों को भी, नए लोगों को बढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आपकी बहुत अच्छी पहल है, मेरी शुभकामनाएं आपको। आप आगे जाके और अच्छा काम करें और बड़ा नाम करें। धन्यवाद करते हैं हम यशपाल जी का, जो एक जनप्रतिनिधि ना होते हुए भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कोरोना के वक्त पर लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहने की और हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहने की। अपने एनजीओ के जरिए भी उन्होंने इतने लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई, इतने लोगों की को निःशुल्क दवाएं पहुंचाई और हमेशा उपलब्ध रहे। उम्मीद करते हैं यशपाल जी ऐसे ही हमेशा काम करते रहेंगे और अब हम ऐसी ही किसी बड़ी शख्सियत को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी मीरा राय के साथ। आज हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के युवा नेता यशपाल सिंह यादव। उन्होंने कोरोना विषय पर हमारे सवालों के जवाब में कहा, जनता सरकारों को इसलिए टैक्स देती है कि जब आवश्यकता हो तब शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं उन्हें मिले, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले कि लोगों को निराश ना होना पड़े। स्वास्थ्य सुविधाओं में बद इंतजामी और शॉर्टेज को उन्होंने पिछले 2 दशकों में सरकार पर इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने का दुष्परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन मुद्दों पर कभी चुनाव भी नहीं लड़ा जाता, यह उचित नहीं है। सरकार में जो लोग हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी बताते हुए यशपाल यादव ने कहा कि हम सबको भी सरकार की नाकामियों या बद इंतजामी पर चर्चा करने और आरोप लगाने की जगह उन्हें दूर करने के प्रयास करने चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी महामारी या आपदा से बचा जा सके। उनका कहना था कि जनता जिस विश्वास के साथ जनप्रतिनिधि और सरकार चुनती है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जनता के विश्वास को टूटने ना दें, क्योंकि यदि जनता का विश्वास टूटा तो स्थिति बहुत ही भयावह होगी। यशपाल यादव ने बताया कि उनकी संस्था नया सवेरा ट्रस्ट द्वारा कोरोना काल में लोगों को निःशुल्क दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड आदि की व्यवस्था की गई। जो भी समस्याएं उनके संज्ञान में आई, उन्होंने हर संभव सहयोग किया है। कोरोना काल में खरी बात चैनल द्वारा लोगों की मदद करने पर उन्होंने प्रशंसा की तथा अच्छी पहल बताई। उन्होंने आम जनमानस से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की, जिसमें समाज और देश सुरक्षित रह सके। आमने सामने में आज का साक्षात्कार आपको कैसा लगा, ये कमेंट और लाइक करके हमें जरूर बताइए। तैयार रहिए, जल्द ही फिर आपसे मिलते हैं आपके जिले की किसी ऐसी ही खास शख्सियत को लेकर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पे खरी बात जाकर सर्च करें, हमारे अन्य वीडियोस भी देखें। इसके साथ ही नीचे लाल रंग में दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे हमारा अगला वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ।